हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम, जो स्टूडेंट्स को अक्सर थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। और मोमेंटम हमने पहले भी डिस्कस किया है और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। मोमेंटम का मतलब है कि कोई चीज़ अगर चल रही है तो वो मुझे कितना डैमेज कर सकती है या उससे मुझे कितना नुकसान हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कार है और एक साइकिल है, अगर आपके सामने दोनों आ रही है तो आप क्या कहेंगे कि किससे आपको ज़्यादा खतरा है डैमेज होने का? तो आप कहेंगे सर कार से। क्यों? क्योंकि कार का मास ज़्यादा है। तो कहने का मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम उतना ही ज़्यादा है। तो एक फैक्टर तो मोमेंटम का है डैमेज का, जो है मास के ऊपर डिपेंड है। और अगर मैं आपको यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दूं और मैं कहूं कि कार जो है वो आपको जैसे हाफ ए मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है और साइकिल आ रही है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो फिर आपको किससे ज़्यादा खतरा है? तो आप फ़ौरन कहेंगे कि सर फिर तो साइकिल से ज़्यादा खतरा है। क्यों? कि साइकिल की स्पीड ज़्यादा है। इसका मतलब दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर आपको खतरा या डैमेज या पोटेंशियल टू हार्म यू अगर आप टकराते हैं उससे, तो वो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से। सो हमने देखा कि दिस इज द अनदर फैक्टर विच इज ऑन विच डैमेज इज डिपेंड इज द वी, द वेलोसिटी। सो इन दोनों के प्रोडक्ट डैमेज को तो हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। सो दैट मीन्स पी को हम इसको डिफाइन करते हैं, पी इज द एम इंटू वी इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। नो, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं इट इज अ लीनियर मोमेंटम। ओके, नाउ एक चीज़ और है, इसको हम कभी कभी कुछ बुक्स डिफाइन करती है लीनियर मोमेंटम को, इसको कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी उसके मोशन में कितनी डैमेज करने की ताकत है, यानी कितनी क्वांटिटी है उसके मोशन में। तो कुछ बुक्स में आपको ही मिलेगा क्वांटिटी ऑफ मोशन। सो ये तो था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द मोमेंटम। तो फिर एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम में क्या फ़र्क है? सो एंगुलर का मतलब होता है किसी चीज़ का अपने एक्सेस के अराउंड घूमना, और जैसे फॉर एग्जांपल फैन का घूमना या किसी व्हील का घूमना या अर्थ का अपनी एक्सेस पे रोटेट होना, तो उसको हम बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। नाउ एंगुलर, आप देखिए जब कोई चीज़ घूमती है तो हम उसके आगे अक्सर वर्ड एंगुलर जोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो उसी तरह हम उसके घूमती हुई चीज़ के जो मोमेंटम है उसके आगे हम जोड़ देते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो अब क्वेश्चन है कि घूमती हुई चीज़ से हमें कितना रिस्क है, हम ये कैसे जानेंगे? तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लिए एक प्लास्टिक का फ़ैन है और एक ये आपके स्टील का, लोहे का फ़ैन है जो आपके शादी ब्याह में जैसे आप यूज़ करते हैं। और मैं पूछूं आपको कि अगर दोनों फ़ैन चल रहे हैं एक साथ तो आपको किससे ज़्यादा खतरा है? तो आप फ़ौरन कहेंगे कि साहब ये तो हमें ये स्टील वाले फ़ैन से ज़्यादा खतरा है, बिकॉज ये लोहे का फ़ैन है, मास इज मोर। सो दैट मीन्स एक फैक्टर तो ये हो गया, जो घूमती हुई चीज़ जिसके ऊपर मोमेंटम डिपेंड करता है या खतरा डिपेंड करता है वो है मास। और अब मैं आपको ये क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं कहूँ कि ये तो घूम रहा है प्लास्टिक का फ़ैन से 1500 आरपीएम से और ये घूम रहा है 5 आरपीएम से। अब बताइए आपको किससे खतरा ज़्यादा है? तो आप कहेंगे कि सर अब इससे खतरा ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत तेज़ घूम रहा है, इवन हल्का होने के बावजूद भी मैं अंगली डालूंगा तो चांसेस हैं कि डैमेज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि घूमती हुई चीज़ के अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे कि उसका खतरा ज़्यादा है, इसका मतलब उसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो सेकंड फैक्टर तो हो गया उसका वेलोसिटी के ऊपर। तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं हुई, एम इंटू वी, ये यहाँ भी था एम इंटू वी। तो और किस चीज़ के ऊपर निर्भर है? अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि मुझे आपको पनिश करना है, ओके, और मेरे पास में 2 स्केल है, आप किससे पनिश नहीं होना चाहेंगे? नेचुरली आप कहेंगे कि सर बड़ी स्केल से पनिश मत करिए, छोटी स्केल से करिए, बिकॉज इससे आपको डैमेज होने का खतरा आसान है, जबकि इससे खतरा ज़्यादा है। दोनों ही एंगुलर मोमेंट कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक तीसरा पैरामीटर जो है जिसके ऊपर मुझे घूमती हुई चीज़ का जो डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा है वो है उसकी लेंथ से। ओके, दैट मीन्स उसके घूमने के पॉइंट से कितनी दूरी है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब आप कोई फ्रूट्स या सब्जी काटने के लिए चाकू लेते हैं तो लंबा चाकू लेते हैं, आप छोटे से चाकू से नहीं काटेंगे, बिकॉज उसका लंबे चाकू का बिकॉज ऑफ दिस आर मोमेंटम ज़्यादा होगा। ओके,
सो क्या मतलब हुआ, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ L से एंगुलर मोमेंटम को। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है मास पे, उसकी लीनियर वेलोसिटी पे, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये तो हो गया था एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ कंसेप्ट, ताकि आपको आइडिया लगे कि एंगुलर मोमेंटम और इसमें क्या फ़र्क है और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अब हमें इसको डिराइव भी करना पड़ेगा फार्मूले को। तो जो अगर मैं पहला स्टेप देखता हूँ डेफिनेशन, कुछ बुक्स कहती है इट इज एनालॉग ऑफ योर दिस रोटेशनल मोमेंटम सिमिलर टू द लीनियर मोमेंटम, बट ये तो एक स्टेटमेंट हुआ। सही मायने में डेफिनेशन एक क्या हो सकती है, ये हो सकती है क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन। जिस तरह से ये थी क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो दिस कैन बी ए क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन। और मैं इसको कह सकता हूँ लुकिंग टू दिस इक्वेशन, इट इज अ मोमेंट ऑफ linear momentum, because mv is a linear momentum and multiply by r, so it is a moment of linear momentum. That is another definition. This is a conceptual definition. लेकिन अब मेरे को मैथमेटिकल डेफिनेशन भी निकालनी पड़ेगी, और मैथमेटिकल डेफिनेशन बेस्ड ऑन दिस कैसे क्या होती है आपकी। मैथमेटिकली दिस एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r and the linear momentum. P was a linear momentum, it is a cross product of the position vector into linear momentum. This is your mathematical definition of the angular momentum. Okay, so based on this definition, the next step is अगर मेरे को यूनिट निकालना है, तो नेचुरली यूनिट में इस हिसाब से अगर निकालता हूँ तो फॉर्मूले से आएगी यूनिट विल बी इक्वल टू kg, और सॉरी वेलोसिटी इज द मीटर पर सेकेंड और r इज द मीटर, सो दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी यूनिट हो गई kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -1, और इसको जूल सेकेंड भी बोलते हैं, विच इज़ इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे इसको। और नेक्स्ट स्टेप इज इसी के बेसिस पे यूनिट से ही मैं डायमेंशन निकाल लेता हूँ, जैसे kg इज m और मीटर का लेंथ 2 एंड टाइम का -1, सो t का -1, सो दिस इज द डायमेंशन। नाउ अब मुझे इस फार्मूले को आगे एक्सपांड करना है। नाउ पहली बात तो देखिए ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमने पढ़ा है कि उसका जो आउटकम होगा, उसका प्रोडक्ट होगा, वो भी वेक्टर होगा। तो दैट मीन्स दिस एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अगर मैं इसको इन वेक्टर को मैं प्लॉट करूं, मान लीजिए एक पॉइंट है, जैसे पॉइंट जहाँ पे O इज़ द ओरिजिन, जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक मान लीजिए एक पॉइंट मास है, दिस इज अ पॉइंट मास। पॉइंट मास से मेरा मतलब होता है कि उसके ऊपर जो सारे पॉइंट है स्मॉल मास है, तो उसका क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, और वेलोसिटी कब कांस्टेंट होगी, जब उसकी डिस्टेंस r इज कांस्टेंट, बिकॉज v इज इक्वल टू r ओमेगा, और इसलिए r अगर कांस्टेंट होगा तो वो उसकी वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट विल बी कांस्टेंट। तो मान लीजिए एक पॉइंट मास है जो इससे सेंटर से डिस्टेंस है r के ऊपर, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया इसका r, और मान लीजिए इस टाइम उसका मोमेंटम इज इन दिस डायरेक्शन, सो p इज द मोमेंटम, ये इसका मोमेंटम है। और एज पर दिस डेफिनेशन द एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r इंटू p, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर। और हमें पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट अगर दो का हो तो उसका आउटकम क्या आता है प्रोडक्ट का, विल बी इक्वल टू r p sin थीटा, where theta is the angle between the position vector r and the linear momentum p. ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, बिकॉज अगर a क्रॉस b हो तो ab sin थीटा इज द रिजल्टेंट प्रोडक्ट। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये देखें तो r sin थीटा, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि दैट मीन्स इट इज़ द, जो लाइन इसकी लीनियर मोमेंटम की है उसके ऊपर मैं अगर इससे पॉइंट ऑफ रोटेशन से यानी एक्सेस से परपेंडिकुलर डालूं तो वो देखिए वो r sin थीटा होगा। ओके, सो दैट मीन्स दिस इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट O टू द लाइन ऑफ मोमेंटम। ये क्योंकि ये कंसेप्ट आपको न्यूमेरिकल में यूज़ करने के लिए काम आएगा। सो इसको मैं और ऐसे भी समझ सकता हूँ, जैसे
क्योंकि P क्या है, P इज योर, हमने देखा P इज m इंटू वी, ओके, सो दैट मीन्स आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज r इंटू एम वी साइन थीटा. सो ये क्या है, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम, दिस एंगुलर मोमेंटम विल बी द r इंटू लीनियर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू r. Okay, so you can consider this as this also. This is a linear momentum perpendicular to r. That means P when it is perpendicular to r, it is the same thing. So this is your, what do you call, this was your equation which is your equation in the form of a vector notation. And अगर मैं इसको जब भी ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसलिए क्या होगा कि इसको एक मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा विच विल गिव मी द डायरेक्शन. नाउ हमने जब ये क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था कि इसका जो आउटपुट है, दो क्रॉस वेक्टर का आउटपुट है, आउटपुट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस टू वेक्टर. दैट मीन्स अगर मान लीजिए ये r और p इस बोर्ड के प्लेन में है तो जो इससे रिजल्टेंट जो एंगुलर मोमेंटम निकल के आएगा वो या तो इस बोर्ड के बाहर होगा या बोर्ड के पीछे की तरफ, इनसाइड की तरफ होगा, बट इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. ओके, नाउ परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है. तो वो हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, और डायरेक्शन के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, क्या है, राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आई विल पुट माई हैंड हियर, ओके, और क्या करूँगा, इसको थंब को ओपन रखूंगा एंड आई विल कर्ल माय फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द P, ओके, एंड देन थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. सो इस केस में हमारा क्या होगा, इट विल बी आउट ऑफ द बोर्ड. सो दैट मीन्स हाउ डू यू फाइंड डायरेक्शन, बाय द राइट हैंड रूल, और इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ R एंड P. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. नाउ इस वेक्टर का, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा, विल बी इक्वल टू आर पी साइन थीटा. सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन. सेम लीनियर सेम एंगुलर मोमेंटम है बट इज इन डिफरेंट फॉर्म में. ओके, नाउ सो दैट मीन्स जनरल इक्वेशन में हमने इसका डायरेक्शन निकाल लिया, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, हमने इसकी यूनिट निकाल ली, हमने इसकी डेफिनेशन निकाल ली, हमने इसका डायमेंशन निकाल लिया. नाउ बट इन द नॉर्मली हम क्या करते हैं कि वी यूज़ ऑब्जेक्ट विच इज़ रोटेटिंग इन अ सर्कल. जैसे फैन आपका सर्कल में रोटेट करता है, आपका ये व्हील है सर्कल में रोटेट करता है, अर्थ सर्कल में रोटेट करती है. तो नॉर्मली इन प्रैक्टिकल लाइफ द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग along the axis which is through the center of the rotation. That means it is rotating in a circular motion. So जब बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो उस केस में आप क्या देखेंगे कि उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है जिसकी पार्टिकल की, सो द पॉइंट मास की जो लीनियर वेलोसिटी, इट इज ऑलवेज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन. कैसे पता लगाते हैं हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप एक पत्थर जो है धागे से बांध के अगर आप इसको रोटेट करेंगे और अगर आप जैसे पत्थर इस नीचे वाली बॉटम पोजीशन में और आप इस थ्रेड को काट देंगे तो इट विल मूव टेंजेंट टू द इट्स पाथ. ओके, आप सोचते हो कि फिर वो क्यों नहीं टेंजेंट में मूव करता है हर बार. वो इसलिए मूव नहीं करता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स. जो आपकी जो थ्रेड है दैट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स और उसकी वजह से इट मूव्स इन अ सर्कल, बट अदरवाइज इसके लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द मोशन. सो ये तो आपका v इज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन. और यहाँ से देखिए जब v इज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन तो p भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा. दैट मीन्स मोमेंटम ऑल्सो इज द लीनियर मोमेंटम ऑल्सो इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन. और जब टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो आप देखिए r और इसके बीच में p के बीच में एंगल विल बी 90 डिग्री. सो दैट मीन्स इफ द एंगल इज 90 डिग्री तो हमें पता है साइन 90 इज 1. So in that case, in a circular, when the body is rotating in a circle, theta is 90 and this angular momentum is given by the equation r into p. Now अगर इस केस के अंदर मान लीजिए अगर आपका p है, suppose if it is in the direction of the r, that means if this angle theta is either 0 or 180 degree, तब क्या होगा, आपका angular momentum will be 0. That means अगर मान लीजिए angular momentum point is here at the axis, तो angular momentum will be 0.
नाउ कमिंग टू दिस, सो हमने ये इक्वेशन लिखी है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर इंटू पी फॉर ए रोटेटिंग बॉडी, और मुझे पता है P इज इक्वल टू m इंटू वी, सो आई कैन राइट हियर m इंटू वी, सो दैट मीन्स L इज इक्वल टू एम वी आर। दिस इज द इक्वेशन जो मैंने आपको यहाँ कंसेप्ट से बताई थी। सो दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव डिराइव्ड नाउ बाय द मैथमेटिकल डेरिवेशन mvr। सो ये इक्वेशन क्या कहती है? दिस इक्वेशन इज द एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ अ लीनियर वेलोसिटी। नाउ जनरली हम जब कोई चीज़ एंगुलर मोशन में है तो हम उसकी एंगुलर टर्म में बात करते हैं, सारे पैरामीटर्स हम एंगुलर टर्म में लेते हैं, जबकि यहाँ ये एक लीनियर आ गया, जिसको लीनियर तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ इट डजंट सूट। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको उसमें एंगुलर पैरामीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो इफ़ आई पुट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आप देखेंगे ये एंगुलर मोमेंटम विल बी एम आर स्क्वायर ओमेगा। ओके, सो मैंने 4 इक्वेशन डेवलप कर ली। ये वेक्टर फॉर्म में है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ये सर्कुलर मोशन के लिए है जहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द लीनियर वेलोसिटी, और ये भी सर्कुलर मोशन में है इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। ना हर इक्वेशन का अलग अलग जगह आपका यूज़ होगा, अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सो दिस इज हाउ दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव डिराइव्ड फॉर द एंगुलर मोमेंटम। नाउ हमें पता है फॉर ए पॉइंट मास एम आर स्क्वायर इज नथिंग बट द आई। ओके, सो दैट मीन्स आई कैन रिप्लेस दिस बाय आई। सो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये एक और 5th इक्वेशन हो गई। ओके, सो अप टू दिस पॉइंट वी हैव डिराइव्ड ऑल द मैथमेटिकल पार्ट। नाउ ये तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया था पॉइंट मास के लिए, बट लाइफ में चीज़ें पॉइंट मास में नहीं होती, दे गॉट अ रिजिड बॉडी। सो अगर मुझे रिजिड बॉडी के लिए देखना है कि क्या ये इक्वेशन एप्लीकेबल है, वो मैं कैसे देखूंगा? तो मैंने एक सिंपल अप्रोच आपको बताई है कि अगर मान लीजिए ये एक स्फेयर है, रिजिड स्फेयर है, और ये रोटेट कर रहा है अराउंड सम एक्सिस, और मुझे इसका निकालना है एंगुलर मोमेंटम। नाउ मुझे पता है कि अगर एंगुलर मोमेंटम मुझे पॉइंट मास का पता है, तो मैं सभी पॉइंट मास का अगर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में अगर मैं ऐड कर लूँ तो दैट विल गिव मी द टोटल एंगुलर मोमेंटम। नाउ अगर मैं यहाँ एक पॉइंट मास कंसिडर करूँ से m1, ओके, सो देन आई कैन राइट के जो L1 का जो है, L1 का इसका पॉइंट मास का क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम अराउंड दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी मास m1, उसका डिस्टेंस r1 स्क्वायर, एंड उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 स्क्वायर। ओके, दिस इज फॉर पॉइंट 1। नाउ similarly I can write for point 2 will be equal to m2 r2 omega 2, point 3 m3 r3 omega 3, and so on. So that means up to for the n point I can write all these equation in the same way. बट मैं देखता हूँ कि जब मैं इतने n पॉइंट ले लेता हूँ तो ये तो पूरा सर्कल ही स्फेयर ही हो गया। दैट मीन्स अगर मैं इन सबके मोमेंटम को जोड़ लूँ तो इट गिव मी द मोमेंटम ऑफ द स्फेयर। सो विद दिस कंसेप्ट आप देखिए L टोटल इज इक्वल टू L1 प्लस L3 सो ऑन, और यहाँ अगर मैं वैल्यू रखूँ इसकी यहाँ से m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर टिल mn rn स्क्वायर ओमेगा n, तो दिस शुड गिव मी द टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस रिजिड बॉडी। ना इसमें वैसे तो कुछ कॉमन दिखता नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ कॉमन निकाल सकता हूँ, और वो है एंगुलर वेलोसिटी। देखिए आपने देखा होगा कि जैसे मान लिए कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लिए स्केल है, ये स्केल है, और ये अगर स्केल में मैं अगर 2 पॉइंट मार्क करता हूँ, एक ये है और मान लिए एक ये है, ओके, और स्केल अभी यहाँ पे है, दिस इज द लाइन, दे पॉइंट आर हियर, और अगर ये स्केल मूव करती है, मान लिए 45 डिग्री मूव करती है, तो आप देखेंगे ये पॉइंट यहाँ मूव कर गया, ये पॉइंट यहाँ मूव कर गया। ओके, दिस इज द स्केल का। तो आप क्या देखेंगे कि इसके इस पॉइंट का या इसके हर पॉइंट का जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री से मूव किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सेम, दैट मीन्स ओमेगा ऑफ दिस पार्टिकल इज सेम एज दैट ऑफ ओमेगा ऑफ दिस पार्टिकल। सो दैट मीन्स omega 1 is equal to omega 2 is equal to omega 3 and so on. So I can write all these as a simple letter omega. So यही मैंने किया है, मैंने क्या किया है कि इस सब को ओमेगा कॉमन निकाल लिया, बाकी सबको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। ना इस ब्रैकेट को मैं सम अप कर सकता हूँ, मतलब ये ब्रैकेट को जो इतनी सारी टर्म है, आई कैन राइट दिस एज ए समेशन ऑफ m1 r1 स्क्वायर।
वेयर द आई वेरीज फ्रॉम आई टू एन। तो इसको कैसे रीड करूँगा, मान ली व्हेन आई इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स m1 r1 स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर, और ये साइन क्या करता है, ऐड करिए इसमें i इज इक्वल टू 2 m2 r2 स्क्वायर, फिर ऐड करिए, लाइक वाइज यू ऐड टिल n टर्म्स। सो दिस आई हैव जस्ट रिटन इट इन ए स्मॉलर नोटेशन, दैट इज ए समेशन फॉर्म में। ओके, नाउ ये क्या चीज़ है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज नथिंग बट द i। ओके, दिस इज व्हाट द i इज, सो दैट मीन्स l इज इक्वल टू i ओमेगा, और यही हमने देखो यहाँ पॉइंट मास के लिए निकाला है, l इज इक्वल टू i ओमेगा। सो सिमिलरली ये i क्या पूरी बॉडी का है, यहाँ पे ये i हमने पॉइंट मास का लिया था, सो i इज द पूरी बॉडी का। ओके, सो दिस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी निकाल सकते हैं। i इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ i बोल रहा हूँ, आई होप यू ऑल नो इट। सो ये हमने निकाल लिया रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम। नाउ देयर इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम, ओके, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ना इसको अगर आपको डेरिवेशन करना है तो दो तरह से डेरिवेशन हो सकता है। आपके बुक में दे रखा है उन्होंने बाय डिफरेंशिएशन, मैं आपको एक सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये एक पॉइंट मास है और पॉइंट मास पे नेट फोर्स मैंने F लगाया। नेट फोर्स मतलब बिकॉज देयर आर अदर फोर्सेज, सेंट्रीपिटल फोर्सेज एंड द अप्लाइड फोर्सेज एंड अदर थिंग। तो मान लिए F net is the net force acting on this point mass. So because there is a force acting, there will be a torque, and because there is a torque, there will be angular velocity will change. So हमें पता है टॉर्क हमने कैसे डिफाइन किया था, is the moment of inertia multiplied by the angular acceleration. Okay, so this definition we have already derived and we know the relation. Now जब ये ओमेगा चेंज होता है फ्रॉम ओमेगा 0 टू ओमेगा, सो दिस अल्फा इज व्हाट, इट इज अ change in angular velocity per unit time, that is divided by time. That means I can write omega final minus omega initial divided by delta t. Okay, so that means I can open it and I can write this torque is nothing but I omega minus I omega 0 divided by delta t. ये क्या है, this is nothing but this is the delta L, change in the angular momentum, because ये हमने देखा IW, this is IW, so this is the from here, you know, this is a change in the angular momentum divided by the time. So the total torque, net torque is equal to change in the angular momentum divided by the time interval. So this is the one simplest way of deriving. Okay, और ये क्या है, this is your rotational analog of Newton's second law. आपको याद होगा जब हमने लीनियर मोशन पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि this is a change in the linear momentum per unit time was the force. और आपको याद होगा इसी से हमने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम डिफाइन की थी। दैट मीन्स अगर सपोज यू हैव फोर्स F एक्ट फॉर ए स्मॉल टाइम डेल्टा t, देन वी यूज टू कॉल दैट इम्पल्स I एज ए F इंटू डेल्टा t, which was equal to the change in the linear momentum. So it is a rotational analog of a Newton's second law, similar to here. Change in the angular momentum divided by the time is nothing but the torque. Torque is equivalent to the analogous to the force. So it is a similar equation जो हमने लीनियर मोशन के लिए डेराइव की थी। ओके, सो दिस वाज द वन मेथड। और यहाँ मैंने क्या स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस, ओके, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। बुक में आपने कैसे स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, दिस इक्वेशन से जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो क्या है, ये मेरे को इक्वेशन पता है, द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू पी। ओके, अब मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ओके, क्योंकि मेरे को चाहिए चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, सो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ dl बाई dt, सो इट बी डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस r क्रॉस p, और ये दो प्रोडक्ट को अगर मैं ओपन करता हूँ तो कैसे होगा, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सो दिस इज हाउ वी आर डन। ओके, दिस इज डी आर बाई डी टी इंटू क्रॉस p प्लस r इंटू डी पी बाई डी टी। अब आपको पता है डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट इट इज़ द वेलोसिटी, बिकॉज कोई भी अगर इसकी जो वेलोसिटी चेंज होती है दैट मीन्स आर एंगल इज चेंजिंग। ओके, सो आर का जब एंगल आर इज अ वेक्टर वो चेंज हो रहा है, तो डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट इट इज़ द वेलोसिटी। ओके, और पी इज नथिंग बट द एम इंटू वी। ओके, सो आई कैन राइट दिस हियर वी क्रॉस एम वी,
प्लस dp by dt is because dp by dt is क्या, is the force. ओके, सो ये जो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था यहाँ पे, सो आई कैन राइट दिस r क्रॉस f. ना आप देखिए ये जो v क्रॉस v दो पैरेलल वेक्टर, तो इसका सम तो इसका मल्टीप्लिकेशन तो जीरो हो गया, तो दैट मीन्स ये टर्म तो जीरो हो गई. अब आपके बच गई ये r क्रॉस f, और हमें पता है दिस r क्रॉस f इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द टॉर्क. सो दैट मीन्स दैट dl by dt इज नथिंग बट इट इज द टॉर्क. इसे वो रोटेशनल एनालॉग हो गया, क्योंकि dl by dt दिस इज dl by dt इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, दिस इज dl by dt. सो dl by dt इज इक्वल टू टॉर्क, और ये हमने ऊपर डिराइव की थी. तो ये तो हो गई आपकी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन. नाउ इसी को इन्होंने जैसे मान लिए अगर आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए इसको डिराइव करना हो, तो आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल में सेम अप्रोच है. सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए दैट मीन्स फॉर द ईच पार्टिकल आई विल एड अप द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में. सो दिस इज व्हाट इज रिटन, दिस इज समेशन ऑफ एल आई वेरीज फ्रॉम 1 to n. वही मतलब अगर मैं 1 रखूँगा तो L1 हो जाएगा, 2 रखूँगा तो L2 सेकेंड पार्टिकल हो जाएगा, एंड सो ऑन. ओके, और एल आई ये इन्होंने यूज़ किया r इंटू पी, दैट मीन्स इंडिविजुअल पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है इज गिवन बाई आर आई इंटू पी आई. इफ आई कीप 1 आई इज इक्वल टू 1 मतलब पहले पार्टिकल का, आई इक्वल टू इज इक्वल टू सेकेंड पार्टिकल का, एंड सो ऑन, बिकॉज आई एल आई इज इक्वल टू आर आई इंटू पी आई. ओके, और अब क्योंकि मुझे चाहिए ये डी एल बाई डी टी, ओके, सो इसको डिफरेंशिएशन कर लिया, और इसको डिफरेंशिएशन करने में आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या आ गया, इट इज ए समेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल, ओके, विच इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू योर टॉर्क. बिकॉज टॉर्क क्या था, टॉर्क इज गिवन बाई r1 इंटू f1. तो आपकी बुक में क्या है कि जो f1 है, f1 की जगह उन्होंने कहा कि f1 कैन बी, f1 इज द net force. They have assumed also that there is a internal force and there is a external force, but internal force because of the Newton's third law से वो क्या होता है, एक्शन रिएक्शन से कैंसिल हो जाते हैं, एंड द पार्टिकल्स आर इन द सेम लाइन, तो वो जीरो हो जाता है. तो मैंने वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ये करने के लिए यहाँ पे नहीं लिया है आपको. सो आई जस्ट पुट दैट टॉर्क इज द टॉर्क ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स प्लस टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्स. बट इंटरनल फोर्स क्योंकि जीरो हो जाता है तो इंटरनल टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, तो इंटरनल टॉर्क बिकम्स जीरो. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. सो अगर आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी इसको डिराइव करें तो आप फाइनल आंसर क्या आएगा, डी एल बाई डी टी दैट मीन्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम टू टाइम इज इक्वल टू द टॉर्क ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस. So that means we have derived for the system of particle, we have derived for the rigid body also. This is the system of particle के लिए हमने torque और angular momentum में relations derive किया. ये important relations है, इसके ऊपर हम देखेंगे आगे जब हम conservation के बारे में discuss करेंगे तो we will use this also. Now there is another thing that ये जो आपका जो motion है आपका दो तरह से हो सकता है. एक तो हमें स्पिन मोमेंटम कहते हैं. स्पिन का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ की जो एक्सेस ऑफ रोटेशन अगर बॉडी के थ्रू पास होती है, जैसे अर्थ की जब वो रोटेट करती है अपनी एक्सेस पे, तो इट इज़ थ्रू द बॉडी, सो यू कॉल इट ए स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड यू रिप्रेजेंट बाय द एल एस. और अगर वो मान लिए जैसे मान लिए अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, दैट मीन्स दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड द बॉडी है, सो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. सो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल ओ से. और आप देखेंगे कि ऑर्बिटल में डेफिनेटली आर इज मच मोर. ओके, सो नेचुरली यू विल फाइंड कि ऑर्बिटल इज ऑलवेज मोर देन द स्पिन एंगुलर मोमेंटम. सो दिस इज द वन अनदर इंफॉर्मेशन आई थॉट आई विल गिव. So this was all about some brief introduction to the angular momentum. Now I'll take some one or two example also so that आपको और clarity हो जाए. Okay, ये मैंने कुछ questions लिए हैं. First question कहता है, if a constant non-zero torque act on an object, which of the following quantities cannot be constant for the object? Choices are A. Angular acceleration, B. Angular velocity, C. Moment of inertia, D. Angular momentum. So ऐसे क्वेश्चन में क्या है, you will write down all the formula and test
द ऑप्शन विच आर गिवन. सो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें पता है m1r1 स्क्वायर, दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड होता है, मास एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. तो वो तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है. ओके, सो वो ऑप्शन तो है नहीं. नाउ सेकेंडली क्या कि टॉर्क इज गिवन बाय आई अल्फा, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. नाउ अब क्या कि इज फॉर इफ ए कांस्टेंट नॉन जीरो टॉर्क, नॉन जीरो टॉर्क है, दैट मीन्स टॉर्क हैज गॉट सम वैल्यू बट इट इज ए कांस्टेंट. ओके, सो दैट मीन्स अल्फा आल्सो हैज टू बी कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन आल्सो विल बी कांस्टेंट. तो वो भी नहीं ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज आई इज कांस्टेंट. तो दैट मीन्स बट सिंस अल्फा इज चेंजिंग ओमेगा विल चेंज दो इट इज अ कांस्टेंट. सॉरी, नॉट it is not changing but it is a constant. Okay, but since it is a constant, is value is there, so omega will change. और जब ओमेगा चेंज होगा तो हमने एंगुलर मोमेंटम में क्या फॉर्मूला था, आई ओमेगा, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो विल चेंज. तो इसका मतलब ओमेगा विल चेंज एंड एंगुलर मोमेंटम विल चेंज, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी और एंगुलर मोमेंटम दे कैन नॉट बी कांस्टेंट. सो दिस इज द आंसर. सेकंड कहता है a rod is hinged at the one end O, calculate its angular momentum with respect to axis of rotation passing through O if rod is rotating with angular velocity omega and m and l are mass and length of the rod respectively. So हमें पता है the angular momentum is, इस केस में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, is I0 omega. So ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, that means this is the figure I have made it. दैट मीन्स ये क्या है कि रॉड ऐसे घूम रही है, नाउ इसके अलॉन्ग घूम रही है, दिस इज द एक्सिस. ओके, सो दिस इज द एक्सिस अलॉन्ग अराउंड द रॉड इज मूविंग. तो दैट मीन्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर ए रॉड परपेंडिकुलर टू रॉड एंड पासिंग थ्रू दिस एट द एंड इज ml²/3 मल्टीप्लाई बाय द ओमेगा. सो दिस इज द आंसर. थर्ड क्वेश्चन कहता है अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इज सेंटर ऑफ मास with constant angular speed omega. Its center of mass moves with constant angular velocity v parallel to the x-axis. If at time t coordinate of center of mass is L and B, find the angular momentum of the disk about the origin. So that means ये origin के around this is the disk. Okay, so disk is rotating अबाउट इट सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास हमें पता है सेंटर में होता है डिस्क का. सो सेंटर ऑफ मास के अराउंड इट इज रोटेटिंग लाइक दिस और ये ऐसे भी चल रही है. ओके, सो दैट मीन्स जैसा कि मैंने लास्ट में आपको बताया था द टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी द सम ऑफ द ऑर्बिटल मोमेंट, क्योंकि इसके अंदर देखिए दोनों मोमेंटम है, दोनों टाइप के इसमें मोशन है. एक तो ये अपने एक्सेस पे घूम रही है, सो दैट इज द स्पिन मोमेंटम. और स्पिन मोमेंटम क्या है, जो इसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो इसका मोमेंटम का फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे. और इट इज़ ऑल्सो मूविंग अराउंड दिस पॉइंट ऑल्सो. ओके, सो वो आपका होगा ऑर्बिटल मोमेंटम. सो विल एड अप बोथ द थिंग्स विद द साइन एंड यू गेट द टोटल मोमेंटम. तो अगर मान लीजिए इफ़ आई टेक दिस क्लॉकवाइज एज ए पॉजिटिव और मैंने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज देखा है, तो दिस एंटी क्लॉकवाइज बिकम नेगेटिव. तो सबसे पहले तो मान लीजिए अगर मैं इसका स्पिन मोमेंटम निकालूँ तो स्पिन मोमेंटम क्या होगा, द फॉर्मूला अगेन आई विल यूज द सेम फॉर्मूला, दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय द ओमेगा. सो ओमेगा इज द दिया हुआ स्पीड और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, वी नो इट इज़ mr²/2. तो ये हो गया mr. तो अब आपका mr²/2 ओमेगा हो गया आपका स्पिन मोमेंटम. और अब रह गया आपका ऑर्बिटल मोमेंटम. सो ऑर्बिटल मोमेंटम में the p is in this direction. Okay, so p is in this direction, that means सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा. वो जो मैंने फॉर्मूले में क्या देखा था कि इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पी. ओके, सो दैट मीन्स इट विल बी, मुझे पैरामीटर दिया हुआ है इज़ द बी. ओके, सो इट इज़ एल एंड बी, बी इज़ द गिवन. सो इट इज़ द पी विल बी m into b and multiply by the b. So this is your orbital momentum.
So when you add this is the answer. So this is how you can attempt some questions. So I close it here only. और my two advice as usual कि आपको कोई नई चीज़ लगी है तो आप नोट करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.